नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है ज्योति। जैसा कि आप जानते हैं कि मैं आपको इस यूट्यूब चैनल पर विद्या ज्ञान स्कूल के एंट्रेंस एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन करा रही हूं और हमारा एंट्रेंस एग्जामिनेशन 3 दिसंबर को कंडक्ट कराया जाएगा। तो मैं आपके लिए लेके आई हूं मैथ के क्वेश्चंस। मैथ के क्वेश्चंस मैं सॉल्व कराऊंगी। ये वही क्वेश्चंस हैं जो विद्या ज्ञान के पेपर में पूछने के चांसेस हैं। तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। लेट्स मूव। खंड गा, गणित। प्रत्येक प्रश्न के 4 संभावित उत्तर दिए गए हैं, जिनमें से एक सही है। उत्तर पत्रक में सही विकल्प वाले गोले को पूर्णतः काला करें। पहला क्वेश्चन पे चलते हैं। त्रिभुज के तीनों बाह्य कोणों का योग कितना होता है? यानी कि त्रिभुज के तीनों बाह्य कोणों का है। बाह्य कोण यानी कि एक्सटीरियर एंगल का सम कितना होगा? तो ये तो हमें याद, मतलब जब हम पढ़ते रहते हैं तो हमें याद हो गया है। कितना होगा? मैं पता है कितना होगा, 360 डिग्री होगा। लेकिन हम निकालेंगे कैसे? शुरू करते हैं। तो मैं यहाँ पे ये क्या बना ले रही हूं? त्रिभुज यानी कि ट्राइंगल। ये क्या बन गया मेरा? ट्राइंगल। थोड़ा सा अजीब सा है बट कोई नहीं, इसको दोबारा बना लेती हूँ। ये मैंने आपके लिए बना दिया ट्रायंगल। क्या बन गया? ट्रायंगल। ठीक है। अब मुझे पता है कि ट्रायंगल के यानी कि त्रिभुज के आंतरिक कोण, इसको मान लेती हूँ ए, इसको मान लेती हूँ बी और इसको मान लेती हूँ सी। तो ये वाला जो एंगल होगा, ये कितना है? ये लाइन पे जो एंगल बन रहा है कितना होगा? 180 डिग्री यानी कि 180 डिग्री। ये हमें पता है। ये कितना हो जाएगा? ये 180 होगा पूरा। तो ये वाला कितना हो जाएगा? 180 माइनस बी। और ये वाला कितना हो जाएगा? ये वाला 180 माइनस ए। और ये वाला कितना हो जाएगा? 180 माइनस सी। अब जब मैं इनके बाह्य कोणों को जोड़ूंगी तो कितना हो जाएगा? मैं जोड़ लेती हूँ। यहाँ पे ऐड कर लेती हूँ। यहाँ में जगह दिख रही है, मैं यहाँ पे इसको ऐड कर लेती हूँ। देख पा रहे हैं आप? कितना हो जाएगा? 180 माइनस ए प्लस 180 माइनस बी प्लस 180 माइनस सी। यानी कि कितना हो जाएगा? ये 180 माइनस ए, 180 माइनस बी, 180 माइनस सी। कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा? 3 इंटू 180 माइनस ए प्लस बी प्लस सी। ये बात हमें पता चल गई। कैसे हुआ? मुझे पता है कि ए प्लस बी प्लस सी यानी कि क्या है? त्रिभुज के आंतरिक कोण। और मुझे पता है त्रिभुज के आंतरिक कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री। कितना होता है? 180 डिग्री। कितना होता है? 180 डिग्री होता है। कोई दिक्कत है यहाँ तक? नहीं। आगे चलते हैं। कितना हो जाएगा? ये कितना हो जाएगा? 540 माइनस 180। 180 कैसे आया? a प्लस बी प्लस सी किसके बराबर होगा? 180 डिग्री के। कैसे पता मुझे? एंगल सम प्रॉपर्टी के थ्रू। तो कितना आया? 360 डिग्री। क्या आया? 360 डिग्री। आगे चलते हैं। 9 माइनस 9 और 7 के मध्य कुल कितने पूर्णांक हैं? यानी कि माइनस 9 और 7 के बीच में कुल कितने इंटीजर्स हैं? तो मैंने आपको बताया था कि नंबर लाइन होती है, कुछ नंबर लाइन। तो चलो शुरू करते हैं। ये थोड़ी सी स्ट्रेट नहीं ड्रॉ हुई, कोई बात। यहाँ इधर क्या उनसे नंबर होते हैं? इधर होते हैं ऋणात्मक नंबर यानी कि नेगेटिव नंबर। इधर होते हैं धनात्मक
यानी कि पॉजिटिव, और ये 0। -9 से +7 के बीच में, इसके बीच में कितने होंगे? तो 0 और 9 के बीच में कितने हो जाएंगे? 8। और इधर कितने होंगे? 0 और 7 के बीच में 6 और एक 0। एक 0 को भी काउंट करेंगे ना, ये इसके बीच में है, तो कितने हो गए? 8 + 6 + 1, 8 और 6 14 और 1 15। कितने हो गए? 15 हो गए। कितने हो गए? 15 हो गए। मध्य यानी कि बीच वाले ही काउंट करेंगे हम, -9 और 7 को काउंट नहीं करेंगे। ठीक है, तो कितने हो गए? 15। कोई दिक्कत है यहाँ तक? होनी तो नहीं चाहिए। राधा को एक परीक्षा में 70% अंक प्राप्त होते हैं। यदि राधा के प्राप्तांक 280 हो तो परीक्षा के अधिकतम अंक हैं। यानी कि राधा को 70% अंक मिले। राधा को कितने मिले? 70%। यानी कि उसको 280 नंबर आए हैं। उसके कितने आए हैं? 280 नंबर आए हैं। 280 नंबर आए हैं, वो किसके बराबर है? 70%। पूर्णांक कितना होगा? मुझे नहीं पता पूर्णांक कितना होगा। मैंने पूर्णांक को मान लिया। पूर्णांक कितना होगा? मान लो x होगा। कितना होगा? x। राधा को 70% किसका मिला है? x का। किसके बराबर है? 280 के बराबर है। ये मुझे पता है, तो मैं इसको सॉल्व कर लूंगी तो कितना हो जाएगा? x गुणे में 70 बट्टे में 100 किसके बराबर है? 280 मार्क्स के बराबर है। कोई दिक्कत है यहाँ तक? 0 से 0 कट जाएगा। ये बच्चे, ये कितना हो जाएगा? 7x बट्टे में 10 किसके बराबर है? 280 के बराबर है। x की वैल्यू क्या आ जाएगी? यहाँ पे करते हैं। जब ये x इधर जाएगा तो ये हो जाएगा 280 गुणे 10 बटे में 7। 7 का पहाड़ा आता है हमें 7 चौके 28 यानी कि 40। 40 गुणे 10 कितना हो जाएगा? 400। कितने हैं पूर्णांक? कितने नंबर का पेपर था उसका? पूरा 400 नंबर का। यानी कि पूर्णांक कितना है? 400। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वर्ष 2012 के लिए कौन सा तथ्य सही है? वर्ष 2012 के लिए, वर्ष 2012 क्या होता है? जो साल 4 से भाग, जिस साल में 4 से भाग चला जाए वो क्या होती है? लीप ईयर। क्या होती है वो? लीप ईयर, लीप वर्ष। लीप वर्ष में कितने दिन होते हैं? 366। 366 दिन होते हैं। और एक सप्ताह में कितने दिन होते हैं? 7 दिन होते हैं। तो कितना जाएगा? 7 पंजे 35, 7 दूनी 14 यानी कि 52 सप्ताह। और कितना बचा? 2 दिन। तो कौन सा सही है? 52 सप्ताह 2 दिन। कोई दिक्कत है यहाँ तक? कितना हो जाएगा? 52 सप्ताह 2 दिन। ठीक है, आगे चलते हैं। 40वें क्वेश्चन पे चलते हैं। 2/3, 4/5, 7/9, 3/5 में सबसे बड़ी भिन्न है। सबसे बड़ी भिन्न है। मैं यहाँ पे ये लाइन ड्रॉ कर लेती हूँ। यहाँ पे मैं आपको ये वाला क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगी। अब मुझे पता होना चाहिए कि अगर इनके हर समान होते तो मैं क्या कर लेती? इसको पता कर लेती कि कौन सी भिन्न सबसे बड़ी है। लेकिन हर समान नहीं है तो मैं क्या करूंगी? इसके जो हर है उनका क्या लूंगी? लासा। लासा कौन सी विधि से? गुणनखंड विधि से। 3, 5, 9, 5। 3, 1, 5, 3, 5। 3, 1, 5, 1 और 5। 5, 1, 1, 1। कितना हो जाएगा? 3 तिया 9, 9 पंजे 45। कितना हो जाएगा इसका लासा? 45 हो जाएगा। तो मुझे पता है कि अब मुझे भिन्न का हर कितना करना है? सभी भिन्नों का हर किसके समान करना है? 45 के समान करना है। किसके समान करना है? 45। तो मैं क्या करूंगी? 2/3 इसको क्या करूंगी? समतुल्य भिन्न बनाऊंगी। तो 3 में कितने का गुणा करूं कि 45 हो जाए? कितने का? 15 का। तो ऊपर भी कितने का करूंगी? 15 का। 15 दूनी 30।
ये कितनी हो जाएगी 30/45। कितनी हो जाएगी ये 30/45। आगे चलते हैं, कौन सी भिन्न है 4/5। मैं 5 में कितने का गुणा करूं कि 45 आ जाए, कितने का करूं 9 का, तो 4 में भी 9 का ही कर दूंगी, तो ऊपर कितनी हो जाएगी 36/45। 7/9। मैं 9 में कितने का गुणा करूं कि 45 आ जाए 5 का, तो 7 में भी उतने का कर दूंगी 35/45। अब कौन सी बची 3/5। मैं 5 में कितने का गुणा करूं कि 45 आ जाए, कितने का करूं 9 का, 3 में भी 9 का कर दूंगी, कितना आएगा 27/45। अब इनमें मुझे सबसे बड़ा कौन सा दिख रहा है 36/45। 36/45 की भिन्न कौन सी है 4/5, यानी कि इसकी सरलतम फॉर्म कौन सी है, सरलतम संख्या क्या हो जाएगी 4/5। तो सबसे बड़ी भिन्न कौन सी होगी इसमें 4/5। कोई दिक्कत, कोई परेशानी, समझ में आ रहा है? आगे चलते हैं। दिए गए चित्र में कुल कितने त्रिभुज हैं, दिए गए चित्र में कुल कितने त्रिभुज हैं, तो मैं देख पा रही हूं 1 2 3 4 5 6। 6 तो मुझे ऐसे दिख रहे हैं, एक मुझे ये वाला दिख रहा है, ये वाला, कितने हो गए 6 और 1 7, और एक कौन सा दिख रहा है एक ये रहा 7 और 1 8। कोई और त्रिभुज दिख रहा है मुझे तो नहीं दिख रहा। कितने त्रिभुज हैं इसमें, कितने त्रिभुज हैं 8। कितने हैं 8। कोई परेशानी यहाँ तक? आगे चलें, आगे चलते हैं, चलो शुरू करते हैं। 1 से 100 के बीच में आने वाली संख्याओं में कुल कितने जीरो होंगे। 1 से 100 के बीच में यानी कि 1 और 100 के बीच में, मैं 100 को भी नहीं गिनने वाली यहां पे, इसने बोला 1 और 100 के बीच में, मध्य बीच में आने वाली, तो मैं इसमें यहां पे 100 को नहीं काउंट करने वाली। तो कितने नंबर होते हैं, किस किस में जीरो आता है 10 20 30 40 50 60, मुझे गिनती तो आती है ना 70 80 90। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कितने जीरो हैं 9 जीरो हैं। मुझे ये गिनती लिखने की भी जरूरत नहीं थी, मुझे पता होना चाहिए कि 10 से 90 तक कितने होते हैं 9 संख्याएं होती हैं, यानी कि 9 जीरो आएंगे। मैंने आपको करके दिखाया, कितने आ रहे हैं 9 जीरो। मैं यहाँ पे 100 को नहीं गिनूंगी, अगर वो पूछता 100 तक तो यहाँ पे मैं 100 को काउंट करती। यहाँ पे बोला है उनके बीच में, तो कितने आएंगे, कितने जीरो होंगे, कुल 9 जीरो होंगे, कुल 9 शून्य होंगी बीच में। अगर उसका क्वेश्चन ये होता कि 1 से 100 तक, तो ये 2 जीरो और बढ़ जाते, फिर कितने जीरो हो जाते, फिर 11 जीरो हो जाते। कितने हो जाते 11 शून्य हो जाते। कितने हो जाते 11 शून्य हो जाते। आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 43 से 46 रिक्त स्थान में आने वाली संख्या होगी। ठीक है, मैं इन क्वेश्चन को 2 तरीके से करूंगी। पहले तरीका है मैं ऑप्शन से करूंगी, अगर मैं यहाँ पे 0.1 रखूंगी तो ये कितना हो जाएगा 5/7, यानी कि 0.5/7, तो ये तो होगा नहीं। बी ऑप्शन रख के देखते हैं, तो 7 से बी ऑप्शन रखेंगे, यहाँ पे बी ऑप्शन रखेंगे तो हो जाएगा 5/7 गुणे 0.7, यानी कि 0.1, तो ये जाएगा 5 बन जा 5 0.5, यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट है। ऑप्शन रख के देखा। अगर मैं यहाँ पे ऑप्शन से ना करूं, ऑप्शन से जाके ना करूं, तो कैसे करूंगी मैं कैसे करने वाली हूं यहाँ पे 5/7 गुणे में। ठीक है, आगे चलते हैं। किसके बराबर है ये
0.5। अब मैं 0.5 को कैसे लिख सकती हूँ, यहां पे मैं x मान लू। 0.5 को मैं कैसे लिख सकती हूँ, कैसे लिख सकती हूँ, मैं लिख सकती हूँ 5/10 लिख सकती हूँ। यानी कि एक स्थान के बाद दशमलव है, तो ये किससे भाग हो रहा है, इसमें किससे भाग जा रहा है, 10 से भाग जा रहा है। तो ये हो जाएगा 5 गुणे 7, सॉरी 5/7 गुणे x 5/10। मैं 5/7 को उधर ले जाऊंगा तो कितना हो जाएगा x 5/10 गुणे 7/5। 5 से 5 कट गया तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 7/10। 7/10 को मैं कैसे लिख सकती हूँ, 0.7 लिख सकती हूँ, नहीं लिख सकती, तो ऑप्शन बी। कोई दिक्कत है यहां तक, मुझे इसमें इतना टाइम नहीं लगाना, तो मैं किससे जा सकती हूँ, ऑप्शन से जा सकती हूँ डायरेक्ट। ठीक है, आगे चलते हैं। 23 प्लस ब्रैकेट खाली स्थान गुणे 6 कितना आना है, 35 आना है। ठीक है, अब मुझे पता है तो मैं क्या करूंगी, यहां पे ऑप्शन से भी जा सकते हैं। ऑप्शन से जाएंगे तो कैसे, 2 से चलते हैं तो यहाँ पे 2 रख दूंगी, तो 6 दूनी कितने हो जाते हैं, 12। 12 और 23 कितने होते हैं, 12 और 23 कितने होते हैं, जोड़ो कितने होते हैं, 35 होते हैं। तो ऑप्शन ए करेक्ट है, करेक्ट है। लेकिन मैं अगर इसको ऐसे ना करके सॉल्व करूं तो ये हो जाएगा, मैंने यहाँ पे खाली स्थान में क्या मान लिया, x मान लिया, गुणे 6 बराबर में 35। मैं क्या करूंगी, ये जो 23 है इसको इधर पहुंचा दूंगी, किस में चला जाएगा, ये माइनस में। यानी कि x गुणे में 6 इक्वल्स टू 35 माइनस 23 कितना आ गया, 12। x गुणे में 6 है तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 12/6 यानी कि 2। ठीक है, कोई कंफ्यूजन, आगे चलते हैं। 1/5 गुणे खाली स्थान बराबर है 1/10 के। तो मैं इसमें किससे मल्टीप्लाई करूं, तो पहले हम पहला मेथड क्या कर रहे हैं, ऑप्शन रख के देखेंगे। तो ऑप्शन जब हम 2 रखेंगे तो 2 का मतलब कितना हो जाएगा, 2/1, तो हो जाएगा 2/5। तो ये तो होगा नहीं, दूसरा रखते हैं। 1/2 रखेंगे तो 1 का गुणा 1 में करेंगे 1 आ जाएगा, 5 का गुणा 2 में करेंगे 2 आ जाएगा। मुझे पता है कि जब भी हम गुणा करते हैं तो अंश का गुणा अंश में होता है और हर का गुणा हर में होता है। यानी कि 1/5 इंटू 1/2, यानी कि अंश का गुणा अंश में होगा और हर का गुणा हर में होता है, तो हो जाएगा 1/10। ठीक है, कोई दिक्कत यहां तक, कोई परेशानी। लेकिन मैं इसको ऐसे ना सॉल्व करके दूसरे तरीके से सॉल्व करूं तो कैसे करूंगी, यहां पे करके दिखा देती हूं। 1/5 गुणे में x 1/10, ये कितना हो गया, 1/5 गुणे x किसके बराबर है, 1/10 के। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1/10। ये यहां है और ये इधर आएगा तो कितना हो जाएगा, गुणे में 5/1। 5 एकम 5, 5 दूनी 10, यानी कि कितने बराबर आ गया, 1/2 के बराबर आ गया। कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत है नहीं, आगे चलते हैं। 35% का मान, 35% कैसे लिखा जाएगा, मतलब 35% को आपको भिन्न में लिखना है, तो कैसे लिखा जाएगा, 35/100। 5 का पहाड़ा आता है मुझे, 5 सत्ते 35 और 20 पंजे 100, तो कितना आया, 7/20। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन सी। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन सी। आगे चलूं, समझ में आ गया, कोई प्रॉब्लम यहां पे, कोई परेशानी नहीं। आगे चलते हैं। 2 न्यून कोण का
सॉरी, दो न्यून कोणों का योगफल इनमें से क्या नहीं हो सकता? दो न्यून कोण वो होते हैं जो 90 डिग्री से कम होते हैं। न्यून कोण क्या होता है? 90 डिग्री से कम होते हैं, जिनकी मेजर 90 डिग्री से कम होती है। अच्छा, तो दो न्यून कोण कितने हो सकते हैं? समकोण हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं भाई। दो न्यून कोण, जैसे कि मान लो मैंने 30 ले लिया एक और एक 60 ले लिया न्यून कोण, तो वो किसके बराबर हो जाएगा? उनको योग करूंगी तो 90। समकोण भी हो सकता है। इनमें से क्या नहीं हो सकता? अधिक कोण हो सकता है क्या? देख लेते हैं। मैंने दो न्यून कोण ले लिए। पहला न्यून कोण ले लिया मैंने 70 और दूसरा ले लिया मैंने 50। न्यून कोण ही है, 90 से कम है। कितना आया इनका सम? इनका योग कितना आया? 120। 120 क्या होता है? अधिक कोण होता है। तो ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता। अच्छा, मुझे ये बताओ, दो न्यून कोणों का जो योग होगा वो न्यून कोण हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। मान लो मैंने 15 ले लिया एक न्यून कोण और एक मैंने 30 ले लिया। कितना हो गया इनका? 45। 45 क्या है? न्यून कोण है। तो क्या नहीं होगा? प्रतिवर्ती कोण नहीं होगा। प्रतिवर्ती कोण कौन सा होता है? प्रतिवर्ती कोण कौन सा होता है? प्रतिवर्ती कोण जिसकी मेजर 180 डिग्री से ज्यादा होती है। कितनी होती है? 180 से ज्यादा होती है। कितनी होती है? 180 डिग्री से ज्यादा होता है। आ गई बात समझ में? न्यून कोण कहां तक हो सकता है? 1 से लेके, यानी कि 0 से लेके 90 तक हो सकता है, और प्रतिवर्ती 180 से ज्यादा होता है। इसको इंग्लिश में बोलते हैं रिफ्लेक्स एंगल। क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्स एंगल। कोई दिक्कत यहां तक? परेशानी नहीं? आगे चलते हैं। राहुल 5 रुपए प्रति पेन की दर से 2 पेन एवं 2.25 यानी 2 रुपए 25 पैसे प्रति पेंसिल की दर से 2 पेंसिलें खरीदता है। यदि राहुल दुकानदार को 20 रुपए का नोट देता है तो दुकानदार उसे कितने रुपए वापस लौटाएगा? इजी है क्वेश्चन, करते हैं। क्वेश्चन समझ में आ गया कि राहुल 5 रुपए की एक पेन, वो कितनी पेन खरीदता है? 2 पेन, और 2.25 यानी 2 रुपए 25 पैसे की एक पेंसिल की दर से 2 पेंसिल खरीदता है। और राहुल के पास 20 का नोट है, तो वो दुकानदार को 20 का नोट देता है, तो दुकानदार उसे कितने पैसे लौटाएगा? शुरू करते हैं। एक पेन 5 का आ रहा है, तो 2 पेन कितने के आ जाएंगे? राहुल कितने के खरीदेगा? 2 पेन, 5 गुणे 2 यानी के 10 रुपए के। कितने के? 10 रुपए के। अब राहुल को पता है एक पेंसिल कितने की खरीद रहा है? 2 रुपए 25 पैसे की, तो 2 पेंसिल कितने की खरीदेगा? कितने की खरीदेगा? 4 रुपए 50 पैसे की, यानी कि 4.5 रुपए की भी बोल सकते हैं। अब उसने कुल सामान कितने का हो गया उसका? 10 रुपए और 4 रुपए 50 पैसे। उसका क्या कर लेंगे? कुल योग कर लेंगे, यानी कि उसको दुकानदार को कितने रुपए देने हैं? 14 रुपए 50 पैसे। उसने कितने दिए उसको? 20 रुपए दिए। कितने दिए? 20 रुपए। तो वो 20 रुपए में से माइनस कर देगा कितने? 14 रुपए 50 पैसे वो काट लेगा। यहाँ पे कितना आएगा? 14 रुपए 14 रुपए 50 पैसे काट लेगा। मैं यहाँ पे क्या कर दूंगी? माइनस कर दूंगी। 20 रुपए में से 14.50, जीरो में से 0 गया 5। यहां से मैं क्या लूंगी? एक कैरी लूंगी, तो यहाँ कितना हो जाएगा? 10, और यहाँ कितना बचेगा? 19। 10 में से 5 गए 5, दशमलव के नीचे दशमलव। 9 में से 4 गए, 9 में से 4 गए, कितने बचे? 5। यानी कि वो कितने रुपए लौटाएगा राहुल को? राहुल को वो 5 रुपए 50 पैसे वापस लौटाएगा। तो कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन बी। आगे चलते हैं। रमन आयु में अमन से 3 वर्ष बड़ा है। ठीक है। अमन राहुल से 4 वर्ष छोटा है। रमन
अमन से 3 वर्ष बड़ा है। अमन राहुल से 4 वर्ष छोटा है। राहुल अमन से कितना बड़ा है? क्वेश्चन समझ में आया या नहीं आया, पहले तो बताओ। 3 लोग हैं, रमन, अमन और राहुल। रमन आयु में अमन से 3 वर्ष बड़ा है। मुझे नहीं पता, मैंने मानी कि अमन की आयु कितनी है। अमन की आयु कितनी है भाई? अभी मैं आपको आयु वाले क्वेश्चन भी कराऊंगी। अमन की आयु है 22 और रमन आयु में उससे 3 वर्ष बड़ा है। कितना बड़ा है? 3 वर्ष बड़ा है। तो रमन की आयु कितनी हो जाएगी? 22 प्लस में 3, ठीक है। रमन आयु में अमन से 3 वर्ष बड़ा है, ठीक है। अमन राहुल से 4 वर्ष छोटा है। राहुल की आयु क्या हो गई? रमन आयु में अमन से 3 वर्ष छोटा है। अमन राहुल से 4 वर्ष छोटा है, यानी कि राहुल से 4 वर्ष छोटा है, ठीक है। तो राहुल की एज कितनी हो जाएगी? अमन की एज की मैं कितने प्लस हो जाएंगे? 4। कोई दिक्कत है? अब उसने पूछा है राहुल अमन से कितना बड़ा है, तो राहुल की एज है 4 प्लस में वाई और रमन की है 3 प्लस वाई, यानी कि वाई प्लस 3 एंड 4 प्लस वाई प्लस 4। अब राहुल की उम्र में से रमन की उम्र घटा दो तो कितनी हो जाएगी? वाई प्लस 4 माइनस वाई प्लस 3, तो ये भी माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। कितना आएगा? 1 वर्ष। कितना आएगा? 1 वर्ष। कितनी है? तो राहुल रमन से कितना बड़ा है? 1 साल बड़ा है, बस। घड़ी की मिनट वाली सुई 8 से 3 तक जाने पर कितना अंश का कोण घूमेगी? कितने अंश का कोण घूमेगी? हमें एक बात पता है, क्या पता है? कि घड़ी की जो सुई होती है, यानी कि घड़ी, उसका पूरा जो कंप्लीट एंगल होता है, पूरा कोण होता है, वो कितना होता है? 360। उसमें कितने नंबर होते हैं? 12 नंबर, यानी कि हर एक नंबर के बीच में कितने डिग्री का कोण होता है? कितने का होता है? 30 डिग्री। कितने का होता है? 30 डिग्री। कोई दिक्कत है? करके देखते हैं। अब उसने मुझे पता है कि 360 डिग्री का होता है। इसमें कितने नंबर है? 12, यानी कि 360 डिग्री 12 से डिवाइड कर दो। 12 × 36, 12 × 36, यानी कि 30 डिग्री का कोण होता है। 30 डिग्री का कोण क्या होता है? मान लो पहला कोई नंबर है, यानी कि 12 और 1 के बीच में कितना है? 30। 1 और 2 के बीच में कितना है? 30। हर एक के बीच में 30 डिग्री होता है। 1 मिनट का कितना होता है? 1 मिनट का होता है आधा डिग्री। मुझे यहाँ पे मिनट से कुछ नहीं लेना। अब उसने बोला कि 8 से, यानी कि 8 से यहां से 3 तक जा रही है। कितने तक जा रही है? 3 तक। तो कितने डिग्री का कोण घूमेगी? मुझे पता है कि यहाँ पे 12 से 3 तक कितने का बनाएगी? 90 डिग्री का। और 9 से 12 तक कितने का बनाएगी? 90 डिग्री का। और 8 से 9 तक कितने का बनाएगी? 30 डिग्री का। तो 90 90 कितने होते हैं? 180। 180 में 30 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा? 210। ऐसे भी तो कर सकते हैं। $210 डिग्री। कितना? 210 डिग्री। कोई दिक्कत है? यहां तक आगे चलते हैं। किसी संख्या के 2 गुने में 6 जोड़कर उत्तर संख्या के 3 गुने के बराबर आता है।
कोई भी संख्या है, मैंने क्या मान लिया, वो संख्या मेरे पास है x। क्या मान लिया मैंने उस संख्या को, x। उसने बोला है कि x के 2 गुने में, x का 2 गुना क्या हो जाएगा, 2x, यानी कि 2 गुना x 2x। 6 जोड़ने पर किसके बराबर आता है, उसी संख्या के 3 गुने, यानी कि 3x के बराबर आता है। तो वो संख्या है, वो संख्या क्या होगी, तो मैं क्या करूंगी, इसको इधर ले जाऊंगी। तो कितना हो जाएगा, 6 इक्वल्स टू 3x माइनस 2x, यानी कि 3x माइनस 2x। 3x में से 2x घट जाएंगे तो कितना आ जाएगा, x। x की वैल्यू किसके बराबर है, 6 के। तो वो संख्या कितनी है, 6 ही वो संख्या है जिसका 2 गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 12। और 12 में 6 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 18। और 18 क्या है, 6 के, 18 क्या है, 6 के 3 गुने के बराबर है। कोई दिक्कत नहीं, आगे चलते हैं। 900 का 2/3 भाग 800 के 1/4वें भाग के कितना अधिक है। पहले तो मुझे पता है 900 का 2/3 निकालू, 900 का 2/3 ऐसे निकालूंगी, 300 काट देंगे, 3 तिया 9, 0 का 0, 3 दूनी 6, यानी कि 2/3 भाग कितना आ गया, 600। 800 के 1/4 में, 800 के 1/4 भाग के कितना देखे, कितना हो जाएगा, 4 दूनी 8, ये कितना है, 200। 200 ये 200 है और ये 600 है, तो 600 200 से कितना ज्यादा है, 400 ज्यादा है। तो आंसर में क्या आएगा, ऑप्शन ए। कितना ज्यादा है, 400 ज्यादा है। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं, आगे चलते हैं, आगे चलते। दोपहर के 12 बजे यदि आपके शहर का तापमान 40 डिग्री है, उसके पश्चात यह तापमान में गिरावट 2 डिग्री सेंटीग्रेड प्रति घंटा आ रही है, यानी कि 2 डिग्री सेल्सियस प्रति घंटा आपकी जो है टेम्परेचर वो गिर रहा है, तो 4:30 बजे आपके शहर का तापमान होगा। पहली बात तो मुझे पता होना चाहिए कि 12 बजे से लेके 7 बजे तक कितने घंटे हो जाते हैं, 12 बजे से लेके 7 बजे तक कितने घंटे होते हैं। घड़ी हमने करी है, घड़ी आती है हमें, तो मैं 12 बजे को क्या लिख सकता हूं, 000, तो कितने घंटे हो जाते हैं, 7 घंटे होते हैं। 1 घंटे में कितना गिर रहा है, 2 डिग्री सेल्सियस, तो 7 घंटे में कितना करेगा, 14 डिग्री सेल्सियस। तो कितना हो जाएगा तापमान, दोपहर में कितना था 40, कितना गिर गया होगा, 14 डिग्री सेल्सियस गिर गया। तो कितना बचा, 14 डिग्री सेल्सियस गिर गया, तो कितना बचा, 26 डिग्री सेल्सियस। कितना बचा, 26 डिग्री सेल्सियस। कोई दिक्कत, आगे चलते हैं। 600 लीटर की भरी हुई पानी की टंकी, 600 लीटर की भरी हुई पानी की टंकी का रिसाव 5 लीटर प्रति मिनट है, यानी कि उसमें से जो पानी निकल रहा है वो 5 लीटर प्रति मिनट, यानी कि 1 मिनट में 5 लीटर निकल जाता है। और वो टंकी में कितना पानी है, 600 लीटर पानी था। तो पानी की टंकी को खाली होने में कितना समय लगेगा, 600 लीटर पानी है और 5 लीटर प्रति मिनट की दर से पानी निकल रहा है, तो कितना टाइम लगेगा। पहली बात तो मुझे पता होना है कि 1 मिनट में कितना निकल रहा है, 5 लीटर। 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं, 60। 60 मिनट में कितना निकलेगा, 5 गुणे 60, यानी कि 300 लीटर। अब मुझे पता है, क्या पता है मुझे, 1 घंटे में कितना, 1 घंटा यानी कि 60 मिनट, 300 लीटर कितने में निकल रहा है, 1 घंटे में 300 लीटर कितने में जा रहा है, 1 घंटे में। तो 1 लीटर कितने में निकलेगा, 1 लीटर कितने में निकलेगा, 1/300। तो 600 लीटर कितने में खाली होगा, गुणे 600 घंटे, यानी कि काटेंगे 3 दूनी 6, कितने घंटे में खाली हो जाएगी,
2 घंटे में खाली हो जाएगी, 2 घंटे में। आया समझ में? ये मैंने किससे किया है? एक एक नियम से किया है। कल मैंने आपको एक एक नियम के क्वेश्चंस कराए थे, उसी से किया है। अगले में चलते हैं। आप ये आकृति देख पा रहे हैं? हाँ, स्टार्ट करते हैं। आप देख पा रहे होंगे कि ये 90 डिग्री कौन से डायरेक्शन में घूम रहा है? एंटी क्लॉकवाइज, यानी कि घड़ी की विपरीत दिशा में, घड़ी की उल्टी दिशा में घूम रहा है। देख पा रहे हैं? ये घड़ी की उल्टी दिशा में घूम रहा है। तो जब ये इधर से घड़ी की उल्टी दिशा में घूमेगा तो यहाँ क्या आ जाएगा? यहाँ आ जाएगा ईस्ट, यहाँ आ जाएगा नॉर्थ, यहाँ आ जाएगा वेस्ट और यहाँ आ जाएगा साउथ। कौन सी मैच कर रही है इनमें से? ऑप्शन डी। ऑप्शन डी करेक्ट है। आगे चलते हैं। हम क्या देख रहे हैं कि एक भुजा जो है बढ़ती जा रही है हर एक में। यहाँ पे क्या है? ये एंगल है और यहाँ पे ट्राइंगल है, यानी कि यहाँ पे ये 2 लाइन है और यहाँ पे त्रिभुज है। त्रिभुज में कितनी लाइन होती है? कितनी भुजा होती है त्रिभुज की? 3। त्रिभुज की कितनी भुजा होती है? 3 भुजा होती है। यहाँ पे एक भुजा बढ़ेगी तो यहाँ पे त्रिभुज बन जाएगा और यहाँ पे चतुर्भुज। यहाँ पे एक भुजा बढ़ेगी तो यहाँ पे क्या बन जाएगा? चतुर्भुज। और यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे 5 भुजा हो जाएंगी। ठीक है, यहाँ पे ऊपर क्या हो जाएगा? 5 भुजा हो जाएंगी, यानी कि 5 साइड हो जाएंगी, नीचे 6 साइड हो जाएंगी। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन सी। आप देख पा रहे हैं ये क्या घूम रहा है? एकदम से उल्टे डायरेक्शन में घूम रहा है। देख रहे हैं हम? या फिर हम इसको बोल सकते हैं ये कैसे घूम रहा है? ये क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है। तो अब ये कैसे होगा? अब ये कैसे होगा? अब ये ऐसे होगा। तो ऑप्शन बी करेक्ट है। आप देख पा रहे हैं ये भी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है, यहां से इस डायरेक्शन में। फिर तो अब किस डायरेक्शन में आना चाहिए? इधर आना चाहिए। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन बी करेक्ट है। कोई दिक्कत है यहां तक? ये तो बहुत ही इजी थे। आगे चलते हैं। वृत्त की सबसे बड़ी जीवा है। जीवा यानी कि कॉर्ड। जीवा, जीवा, जीवा जानते हैं? जीवा क्या होती है? जीवा होती है जो वृत्त के 2 हिस्सों को आपस में मिलाए, यानी कि 2 पॉइंट को ज्वाइन करे, वो होती है जीवा। जीवा। तो वृत्त की सबसे बड़ी जीवा कौन सी होगी? वृत्त की सबसे बड़ी जीवा होगी व्यास। व्यास। जीवा क्या होती है? जीवा क्या होती है? वो लाइन जो वृत्त पर 2 बिंदुओं को आपस में जोड़े। तो सबसे बड़ी क्या हो जाएगी? व्यास हो जाएगी। व्यास को क्या बोलते हैं? डायमीटर। ये क्या है? डायमीटर। डायमीटर क्या होता है? यानी कि व्यास जो कि सर्कल के सेंटर से होके गुजरता है। ये भी जीवा है, ये भी जीवा है और ये भी जीवा है, लेकिन सबसे बड़ी जीवा कौन सी हो जाएगी? व्यास। आगे चलते हैं। एक बॉक्स की लंबाई 70 सेंटीमीटर, चौड़ाई 10 सेंटीमीटर है। ठीक है, यदि उसमें 20 सेंटीमीटर, 14 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर ऊंचाई वाली 100 किताबें रखी जा सकती हैं, तो उस बॉक्स की ऊंचाई क्या होगी? अब इसने मुझसे यहाँ पे क्या पूछ लिया? मुझको ये समझने की जरूरत है। यहाँ पे पूछ लिया मुझसे आयतन, घन घनाभ का आयतन पूछ लिया। वॉल्यूम इसने पूछ लिया मुझसे वॉल्यूम। इसने क्या पूछा कि एक बॉक्स की लंबाई 70 सेंटीमीटर, चौड़ाई 10 सेंटीमीटर और उसमें मतलब मुझे इसमें ऊंचाई नहीं दी, ऊंचाई निकालनी है। उसमें 20 सेंटीमीटर लंबी, 14 सेंटीमीटर चौड़ी और 2 सेंटीमीटर ऊंची 100 किताबें रखी जा सकती हैं। यानी कि मुझे एक बात तो पता चल गया
कि जितना उस बॉक्स का आयतन होगा उतना ही उन किताबों का आयतन है। तो मैं क्या करूंगी, बॉक्स का आयतन किताबों के आयतन के बराबर में रख दूंगी। तो आयतन क्या होगा बॉक्स का, मैं यहां पे लिख देती हूं, जगह कम है वैसे। मैं क्या लिख देती हूं कि बॉक्स का आयतन क्या हो जाएगा, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, किसके बराबर होगा, जो किताबों का आयतन होगा। किताबों का आयतन क्या है, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। कितनी किताबों का आयतन है, 100 किताबों का। कोई दिक्कत है, आगे चलते हैं। अब मैं यहां पे वैल्यू रख देती हूँ, 70 गुणे 10 गुणे ऊंचाई मुझे नहीं पता अभी, तो इसको मैं h ही रख देती हूँ। यहां हो जाएगा 20 गुणे 14 गुणे 2 और गुणे 100। कितनी है किताबें, 100। तो मैं चाहूं तो ऊंचाई निकालने के लिए क्या कर सकती हूँ, उसको डायरेक्ट इधर पहुंचा दूं। यहाँ पे ये गुणे में है, यहाँ पे ये भाग में चले जाएंगे, तो ये जाएगा 20 गुणे 14 गुणे 2 गुणे में 100 बट्टे में 70 गुणे में 0 से 0 कट गया, यानी कि यहाँ पे कितना बचा, 2। एक 0 से एक 0 कट गया, 7 दूनी 14। कितना बचा, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 10, यानी 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 दाई 80, यानी कि 80 सेंटीमीटर। कितनी है ऊंचाई, 80 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत है यहां तक, नहीं। क्वेश्चन समझ में आ गया, इजी था क्वेश्चन, ऐसा कुछ नहीं है क्वेश्चन में। आगे चलते हैं, आगे चलें। एक 12 सेंटीमीटर वर्गाकार कागज के 2 बराबर टुकड़े करने पर, कोई भी कागज है, ये है कागज, वर्गाकार है, वर्गाकार है तो मुझे पता है कि इसकी सारी भुजाएं क्या होंगी, बराबर होंगी। 12 12 12 12। अब इसने बोला कि 2 बराबर आयतों में उसके टुकड़े करने हैं, कर देते हैं। यहां से काट दूं, बराबर में आ जाएगा, तो क्या हो जाएगी, नए जो वर्ग बनेंगे उनकी क्या हो जाएगी, लंबाई 12 हो जाएगी और चौड़ाई 6 हो जाएगी। क्योंकि कितनी हो जाएगी भुजा, एक भुजा 2 बराबर हिस्सों में टूट जाएगी। तो 2 आयत, प्रत्येक का क्षेत्रफल क्या होगा, क्षेत्रफल क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई। लंबाई गुणा चौड़ाई, लंबाई कितनी है 12 सेंटीमीटर और चौड़ाई कितनी है 6 सेंटीमीटर। तो लंबाई गुणा चौड़ाई कितना हो जाएगा, 12 गुणे में 6, 12 छक्के 72, 72 वर्ग सेंटीमीटर। दोनों की लंबाई चौड़ाई बराबर है तो दोनों का क्षेत्रफल बराबर होगा, बिल्कुल। आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 62 से 65 तक आपको ये जो पढ़ के इसमें से ही उत्तर देने हैं। मोहनपुर गांव के निवासी रामू के पास 7 एकड़ जमीन है। कितनी है, 7 एकड़, जिसमें रामू ने रबी की फसल की खेती की है। ठीक है, 1 एकड़ खेत की सिंचाई में 14 लीटर डीजल प्रयुक्त होता है। यानी कि 7 एकड़ जमीन है, 1 एकड़ में कितना डीजल लगता है उसका, 14 लीटर। ठीक है, 1 लीटर डीजल की कीमत 45 रुपए है। ठीक है, 1 लीटर डीजल की कीमत कितनी है, 45 रुपए। भोला ने 4 एकड़ की जमीन में गेहूं की खेती की। ठीक है, 3 एकड़ की जमीन में दलहन की खेती की। ठीक है, कीटों के बचाव हेतु प्रति एकड़ 750 मिलीलीटर कीटनाशक प्रयुक्त किया होता है। प्रति एकड़ गेहूं की पैदावार 15 कुंटल है और दलहन की पैदावार 12 क्विंटल है। यानी कि रामू के पास 7 एकड़ जमीन है, उसमें उसने रबी की फसल की खेती कर दी। एक खेत की सिंचाई में 14 लीटर, 1 एकड़ की सिंचाई में उसका 14 लीटर डीजल लग जाता है।
डीजल की कीमत कितनी है? 45 रुपए 1 लीटर डीजल की। भोला क्या करता है? भोला उस 7 एकड़ जमीन में से 4 एकड़ में गेहूं कर देता है, 3 एकड़ में दलहन कर देता है। अब वो कीटनाशक लगा रहा है। कीटनाशक जब वो लगाता है तो कितनी होती है? 1 एकड़ में 750 मिलीलीटर कीटनाशक प्रयोग होती है। और जब वो उसकी पैदावार देखता है तो गेहूं की पैदावार 1 एकड़ में, प्रति एकड़ मतलब 1 एकड़ में 15 क्विंटल है और दलहन की 12 क्विंटल है प्रति एकड़ में। तो उसने पूछा है गेहूं की फसल की कुल सिंचाई में कुल लागत कितनी आएगी। तो पहले तो मुझे पता होना चाहिए कि कितना एकड़ में गेहूं है। गेहूं कितने हैं? 4 एकड़ में। चलो ये मुझे पता चल गया। गेहूं कितने हैं? 4 एकड़ में। 4 एकड़ की जमीन पे क्या किए उसने? गेहूं। 1 एकड़ में कितना डीजल लगता है? 14 लीटर। तो 4 एकड़ में कितना लगेगा? 4 गुणे 14 यानी कि 56 लीटर। 14 गुणे 4 कितना होता है? 56 लीटर। अब उसने बोला कि 1 लीटर डीजल कितने का आता है? 45 रुपए का। ठीक है, 1 लीटर आ गया 45 रुपए का। 45 रुपए का। तो 56 लीटर कितने का आएगा? 56 गुणे 45, 56 गुणे 45 रुपए का। अब मैं यहाँ क्या कर लू? 56 और 45 का गुणा कर लू। कितने रुपए लग जाएंगे? 56 और 45 का मैं यहाँ पे गुणा कर लेती हूँ। 5 छिक्के 30, 5 पंजे 25 और 3 28, 4 छिक्के 24, 2, 4 पंजे 20 और 2 22, यानी कि 280। 8 और 4 12, हासिल का 1, 2 और 2 4 और 1 5, यानी कि 2520 रुपए आते हैं उसके। कितने आते हैं? 2520 रुपए लागत आती है सिंचाई में, गेहूं की सिंचाई में। आगे चलते हैं। दलहन की खेती की सिंचाई के लिए कितने लीटर डीजल की आवश्यकता होगी? 1 एकड़ के लिए कितने 1 एकड़ के लिए कितना डीजल लेता है वो? 14 लीटर। मुझे पता है कि दलहन की खेती कितने में है? 3 एकड़ में। 3 एकड़ में कितना डीजल लगेगा? 14 गुणे 3 यानी 14 42 लीटर। कितना लगेगा? 42 लीटर। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा यहाँ पे। समझ में आया? कुल कितने लीटर कीटनाशक का प्रयोग एक बार के छिड़काव के लिए किया गया? अब इसने ये नहीं बोला कि आपको गेहूं में करना है या दलहन में करना है, तो हम क्या करेंगे? पूरे का निकाल लेते हैं। कितना है? उसने बोला है कि 750 मिलीलीटर 1 एकड़ के लिए यूज होता है। कितना? 750 मिलीलीटर 1 एकड़ के लिए यूज होता है। ठीक है, तो 7 एकड़ के लिए 1 एकड़ में कितना लगता है? 1 एकड़ में कितना लगता है कीटनाशक? 750 ml। तो 7 एकड़ में कितना लगेगा? 7 गुणे 750 ml। तो कर दो 0, 7 पंजे 35, हासिल का 3, 7 सत्तू सत्तू 49, 49 और 3 52। कितना है? 52। ये क्या है? मिलीलीटर। मुझे पता है, क्या पता है कि 1 मिलीलीटर में कितने लीटर होते हैं? 1/1000 लीटर। ये मुझे पता है। तो 5250 मिलीलीटर में कितने लीटर हो जाएंगे? यानी कि 5 लीटर। और जो 250 बचेगा वो क्या हो जाएगा? मिलीलीटर। 5 लीटर 250 मिलीलीटर। आगे चलते हैं। रबी की फसल की कुल पैदावार कितनी है? चलो, कितनी खेती की है उसने? 7 एकड़। अब 4 एकड़ में उसने क्या किया था? गेहूं। और गेहूं 1 एकड़ में कितने हो रहे हैं? 15 क्विंटल। तो 4 एकड़ में कितने हो जाएंगे?
एक एकड़ में कितने गेहूं पैदा हो रहे हैं? एक एकड़ में कितने हो रहे हैं? एक एकड़ में गेहूं कितने हो रहे हैं? 15 क्विंटल। तो 4 एकड़ में कितने होंगे? 4 एकड़ में कितने हो जाएंगे? 4 एकड़ में हो जाएंगे 4 गुणे 15 क्विंटल। 15 चौके 60 क्विंटल। अब उसने बोला कि एक एकड़ में दलहन कितना हो रहा है? 12 क्विंटल। तो 3 एकड़ में दलहन कितना हो जाएगा? 12 गुणे 3 यानी कि 12 × 36 क्विंटल। उसने पूछा है मुझसे कुल पैदावार कितनी है। कुल पैदावार कितनी हो जाएगी? कुल पैदावार कितनी हो जाएगी? 60 क्विंटल प्लस में 36 क्विंटल कितना हो गया? 96 क्विंटल। कितनी हो जाएगी? 96 क्विंटल। कितनी हो जाएगी? 96 क्विंटल। तो कौन सी हो जाएगी? 96 क्विंटल। कोई दिक्कत है मैं यहाँ पे? तो दोस्तों ये था आज का हमारा टॉपिक। तो बने रहिए और अधिक जानकारी के लिए हमारे YouTube चैनल पर हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा बच्चे हमारे चैनल से जुड़ सकें और अपनी तैयारी को बेहतर बना सकें। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे कि जब भी हमारी क्लास आए आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। धन्यवाद दोस्तों।